आज हम द्रव्य द्रव्य विज्ञानी एक नया चैप्टर ले रहे हैं। द्रव द्रव्य। जैसा कि मैंने व्हाट्सएप पे डाला है आपको, इसमें क्या आता है। तो महर्षि आत्रेय और महर्षि वाग्भट ने कुछ अलग अलग द्रव्यों के बारे में वर्णन किया है, और उसी को हम आज चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या, किस विषय में क्या कहा। तेल क्या काम करता है, पानी, तेल वर्ग, तो मतलब किचन के जो चीजें हैं ना, उनको अपन कुछ वर्ग में डिवाइड कर लें, ऐसा महर्षि बोलते हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपन जिनका जानकारी, पानी का क्या यूज है, पानी कौन सा वाला अच्छा है, पानी कैसे पीना है, तेल का कौन सा प्रयोग है, क्योंकि रसोई घर में तो यही काम आने वाली चीज है, और यही हमें बीमार कर रही है कि क्या खाना है, क्या खाना है, कैसे छोड़ना है, क्या कितना लेना है। तो ये महर्षि कहते हैं कि इसको ही अपन सुधार कर देते हैं, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सुधर जाने वाली। तो आज हम इसी की चर्चा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरे पास में अष्टांग हृदय पुस्तक है, और इसको हम सीधा, वैसे मैंने इस पे आपको वो किया हुआ है, तो हम सीधा, आप चाहेंगे तो सीधा हम दिखा देते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने, जैसा कि अपन यहाँ अध्याय में देख पा रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, इसके गुण और कर्मों के बारे में बताया है। क्या कि द्रव्य द्रव्य, द्रव यानी लिक्विड, और द्रव्य का मतलब ठोस, जो ठोस चीजें हैं, और लिक्विड, दो तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हम देख पा रहे हैं, वैसे आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी देख पाएंगे। मैंने इसका चित्र खींच के डाल दिया है किताब का, क्योंकि कई प्रकार की ये अष्टांग आयुर्वेद हैं। ये अष्टांग हृदयम है। जैसे अपन एक किताब ये देखते हैं, अष्टांग हृदयम, है ना, ऐसे कई राइटर्स के अलग अलग बुक्स हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। एक और है अलग अलग राइटर्स के। तो आप इतने सारे खरीद के क्या करोगे, हमें तो पढ़ाना होता है। तो हमें जरूरी है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, और कौन से राइटर ने किस विषय में क्या अच्छे से लिखा है, इस पर हमें चर्चा करनी होती है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग तरह के राइटर के विचार जानने के लिए हम ये कलेक्ट करते हैं, राइट। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अध्याय, पांचवा अध्याय है, BA MS के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाने वाला अध्याय। BAMS का मतलब ये जो बैचलर ऑफ मास्टर्स जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे, आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं, तो ये सब यही पढ़ के बनते हैं। तो हम इसी पर चर्चा आज की रखेंगे। ये देख पा रहे हैं आप सभी? हाँ जी सर। जी, ओके जी, धन्यवाद। तो द्रव्य द्रव्य विज्ञानी, ऐसा करके। तो पांच प्रकार, सात प्रकार के इन्होंने वर्गों में बांटा है, अलग अलग वर्ग, जिनको हम यहाँ पर देखते हैं।
तोय वर्ग यानी ग्रुप ऑफ वाटर। पानी को एक ग्रुप बना दिया, और पानी कौन सा वाला पानी, कैसा पानी, अच्छा पानी, बुरा पानी, है ना, सब तरह का पानी, पहाड़ का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, बावड़ी का पानी, ये सारे पानी इसमें इस ग्रुप पे डाल दिए। तो एक तो ये ग्रुप बन गया। उसके बाद में दूसरा बन गया दुग्ध ग्रुप। दुग्ध यानी वो मिल्क ऑफ ग्रुप, यानी दूध का ग्रुप, गाय का, भैंस का, है ना, ऐसे करके ऊंट का, ऊँटनी का। ऊँट तो दूध देता नहीं, ऊँटनी मतलब। तो ऐसे करके बकरी का या भैंस का, कौन सा दूध कौन कौन सी बीमारियों में काम करता है ना, और कौन सा दूध हमें उपयोग करना चाहिए। तो इसके बाद में इक्षु वर्ग ने ग्रुप ऑफ शुगर केन। शुगर केन जो अपन इक्षु वर्ग, इसको क्या बोल सकते हैं, गन्ना, है ना, गन्ना। तो गन्ना जो है एक इक्षु वर्ग में इसको डाल दिया इन्होंने, और बताया कि ये गन्ने का कैसा उपयोग होना चाहिए, क्या है, कैसे क्या काम करता है। मधु वर्ग मतलब ग्रुप ऑफ हनी। तेल वर्ग यानी ग्रुप ऑफ ऑयल्स। और मध्य वर्ग यानी ग्रुप ऑफ एल्कोहल। और मूत्र वर्ग का मतलब ग्रुप ऑफ यूरिन। तो ग्रुप ऑफ यूरिन यानी 7 प्रकार के, वो भी यूरिन के बारे में चर्चा है, वो स्वमूत्र चिकित्सा भी आपने पढ़ा होगा तो कई बार। गौमूत्र के बारे में, और भी अलग अलग मूत्र के बारे में चर्चा। तो मद वर्ग यानी एल्कोहल, कई प्रकार की ये शराब, किस प्रकार से। एल्कोहल का मतलब आज का जो एल्कोहल है वो अलग चीज है, और मद वर्ग यानी आयुर्वेदिक एल्कोहल अलग चीज है। तो दोनों में डिफरेंस है। मधु वर्ग यानी हनी, यानी मीठे के प्रकार, है ना। तेल वर्ग हो गया ऑयल, अलग अलग प्रकार के तेल हो गए। तो इस तरह से 7 वर्ग में बांटा है, और ये जो संदर्भ लिया है जिस राइटर ने भी लिखा है, ये चरक सूत्र स्थान 27, चरक सूत्र 45, अष्टांग संग्रहम सूत्र 6, इतने सारे अध्यायों का निचोड़ निकाल करके नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये नोट्स हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग राइटर्स के। तो इस तरह से हम चर्चा शुरू करते हैं अपनी अपनी अध्ययन से। आज मुझे वक्त मिला नहीं, नहीं तो मैं भी कुछ बना के रखता नोट्स, और के ऊपर डालता आपको। तो कईयों को मैंने देखा, और कईयों में से एक दो को सेलेक्ट किया, और फिर अपन उस पर चर्चा करते हैं। राइट। तो अब इसके गुण अपन देखेंगे। अब ये जल या तोय वर्ग के गुणों के बारे में देखते हैं। गंगांगू, गांबू, इसका मतलब हुआ रेन वाटर, जो बारिश से पानी आता है ना। गंगांगू, गंगांबू यानी गंगा अंबू, यानी शुद्ध पानी, एकदम शुद्ध। इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। गंगांबू शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ। तो इसके गुण देखते हैं, तो ये जीवन,
जीवन दे रहा है, तर्पण करता है। और हृदय हृदय का दो मतलब हो सकते हैं। एक तो आपको पीने में अच्छा लगता हो, जो आपके मन को भाता हो, क्योंकि मन का हृदय से संबंध है ना। आपके हृदय को, अरे मेरे दिल के करीब है, ये मेरा प्यारा बच्चा है, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब क्या है? वही चीज है, यहाँ पर भी वही चीजें आ गई, है ना। तो ये पानी बड़ा अच्छा है, और ये पानी मेरे हार्ट, बाई हार्ट कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा है ना। तो दिल के करीब, एक तो एक प्रकार ये हुआ। और दूसरी, हृदय की बीमारियों के लिए अच्छे हों, है ना। तो ये हार्ट की बीमारियों के लिए भी अच्छा। और ऐसा मीठा पानी पी के अच्छा लगा, ऐसा मानेंगे, प्लीजिंग है मतलब। अब आगे देखते हैं, बुद्धि प्रबोधक शब्द का इस्तेमाल किया। बुद्धि प्रबोधक यानी दिमाग को अच्छा प्रदान करने वाला, बुद्धि प्रबोधक। तो बुद्धि को बढ़ाने वाला हो गया। तनु का मतलब क्लियर, यानी हल्का साफ सुथरा, है ना। अव्यक्त रस, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि खट्टा है कि मीठा है कि रस। जो 6 प्रकार के रस हैं, इन रसों में से कुछ भी अपन कह नहीं सकते, ऐसा जिसमें कोई अपना टेस्ट नहीं हो। अच्छा पानी हो, साफ सुथरा। अच्छा, पानी के बारे में तो कहा जाता है कि जिसमें मिलाओ उसके जैसा, है ना। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसके ऊपर तो गाने भी बन गए फिल्मों में, है ना। तो ये बड़े सोच समझ के सारी चीजें हमारे समाज में है उपलब्ध। तो इसका टेस्ट लिस्ट है। मृष्ट यानी स्लाइटली स्वीट मान लें इसको। और शीत, पीने के बाद में अच्छा लगे, मधुर लगे, मतलब ठीक है। शीत का मतलब कूल, ठंडा। लघु ने हल्का हो गया। और अमृत जैसा लगे, ठीक है। तो नभ से गिरते समय, जो गिरता है और सूर्य या चंद्र के संपर्क में आएगा या वायु के संपर्क में आएगा, ये ये उसके देश और काल पर निर्भर करेगा कि ये हितकर है या हमारे लिए अहितकर है। जैसे कई ऐसी जगह है जहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई, तो रेन वाटर जैसे ही आएगा, पहला जो बारिश आता ना, हमारे दादी नानी बोलते थे भाई, पहले बारिश के पानी में नहाना नहीं है सब। ये क्योंकि एसिड वाली बारिश होती है ना, पहले वाली जो है, जो भी शरीर के लिए बड़ी हानिकारक माना उसको, पहली बारिश, ठीक है। तो गंगम्बू अच्छा है, ये नहीं बोला है कि दिन का है तो सूर्य के संपर्क में आएगा और सूर्य के गुण ले लेगा, है ना। और चंद्र के गुण भी चंद्रमा के समय बरसेगा तो उसकी क्वालिटी अलग हो जाएगी। देश काल के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार, वर्षा ऋतु में बरसने वाला पानी है। अश्वनी मास के जल को अच्छा माना जाता है। कौन से प्रदेश में जल की वर्षा हो रही है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रखता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा अच्छा होगा, क्षेत्र विशेष पर, यानी देश काल परिस्थिति पर वो निर्णय होगा, ऐसा माना गया है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि नब का पानी कब अच्छा होगा। जब वहाँ एसिड रेन की पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा, ऐसी जगह आएगा तो नुकसान ही करेगा, ठीक है। तो देश काल देख करके और परिस्थिति के अनुसार इसका निर्णय करना कि कौन सेवन करना है, कौन सा सेवन नहीं करना है, ठीक है। तो ये पानी की तारीफ में कुछ शब्द थे। अब ये गंगांगू के लक्षण, अब इसको टेस्ट करेंगे कैसे। अच्छा है, ये बुरा है, पीने योग्य है, नहीं है, सेवन योग्य है, नहीं है,
तो शाली चावल जो होते हैं उसको तो पहले पहले के जमाने में टेस्ट करने का कुछ साधन नहीं था, तो अपना एक तरीका था। तो गंगा मुंह को टेस्ट करने का क्या है, तो क्या करना है उसके लिए, रजत पात्र में यानी चांदी के बर्तन में पानी के अंदर उसको रखना है। जो बरसा हुआ पानी है उसको क्या रखना है, चांदी के बर्तन में रखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, शाली यानी चावल। तो शाली चावलों को एक प्रजाति है शाली चावल की, और रजत पात्र अर्थात चांदी के बर्तन में इसको रखना है, और रखकर बरसते पानी में रखने के उपरांत यदि चावल का जो रंग है ना, कलर, वो यदि बदल जाए तो खराब है। और यदि उसमें क्लेद आदि यानी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो तो वो पानी हमारे लिए काम का है, नहीं तो वो खराब है। ठीक है, ऐसा इसको समझना चाहिए। यानी चावल, उस पानी का टेस्ट करना हो कि ये कैसा है पानी, खराब है, अच्छा है, हमारे लिए उपयुक्त है, नहीं है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कुछ वर्णन आते हैं। महर्षि वाग्भट ने लिखा है, आत्रेय ने भी समझाया इसको, अलग अलग ऋषियों ने इस पर काम किया है। तो इस तरह से इसकी जांच हो सकती है। ठीक है, तो आप सीधे पढ़ भी पा रहे होंगे। आपको यदि नोट्स चाहिए तो मैं इसको बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अपने भी मैं और दो चार चीजों को कलेक्ट करके और अच्छा से इसके तैयार करके दे दूंगा। वैसे मैंने दिया हुआ उसके अंदर। तो पहले दे रखा गंगा अम्बु में यानी बारिश का पानी, दूसरा समुद्र का जल। समुद्र का जल कैसा होगा इसको भी हम समझते हैं। तो ये पीने योग्य नहीं होता समुद्र जल, क्योंकि पीने में भारी है और खारा होता है। अश्विनी मास में क्या होता है, वो पीने योग्य हो जाता है समुद्र का जल, क्योंकि बहुत सारी नदियां बह करके मिल जाती हैं, तो थोड़ा बहुत वो पानी पीने योग्य योग्य हो जाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, और पानी पानी डाइल्यूट भी हो जाता है कुछ हद तक, तो इसलिए उस समय के लिए अच्छा माना गया है। अब आते हैं इंद्र जल यानी द्रव्य जल। अब अपन चलते हैं इंद्र जल के ऊपर, चलते चलते इंद्र जल यानी अंतरिक्ष का जल, जो बाहर ऊपर से, इंद्र यानी अंतरिक्ष लिखा है इसमें, यानी रेन वाटर अर्थात दिव्य जल। ऐसा जल जो है बहुत पीने योग्य हो सकता है। ठीक है,
एक और इसमें चीज में आएगा कि सफेद मिट्टी और काली मिट्टी का भी वर्णन देखने को आपको मिलेगा, कि सफेद मिट्टी और काली मिट्टी का दोनों का अंतर है। एक और बुक में दे रखा है, मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल दे दूंगा कि सफेद मिट्टी का पानी कौन सा अच्छा रहेगा या काला मिट्टी का। तो कौन से कफ पित्त वात में वृद्धि करेंगे, कौन सा घटाएंगे, उसके सारे डिटेल एक और उसमें चर्चा है, मैं पूरा प्रमाण के साथ में दे दूंगा आपको। तो ये इंद्र यानी अंतरिक्ष का जो जल आता है ना, वो पीने योग्य है, जो सीधा बारिश का आता है, यानी पहली बारिश नहीं हो, ठीक है, लेकिन सीधे बर्तन में लिया हो, ऐसा पानी काम का है। बाकी कोई जो पत्ते वत्ते गिरे हो, जमीन में गिर गया हो पानी, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो पानी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पानी काम का नहीं है हमारे लिए। तो सीधे जो अंतरिक्ष का जो जल आता है वो सीधा काम का है। अब पेयजल कौन सा है, जो इसको अपन पी नहीं सकते, जो कीचड़ वाला है, ये इसको हम खुद समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चर्चा का विषय है नहीं, है ना। तो नवीन वर्षा का जल भी हम पी नहीं सकते, वो गंदगी लिया हुआ पानी होगा, है ना। और घन या गाढ़ा डेंस जल जो गुरु होता है, भारी होता है, गुरु गुण वाला झागदार पानी होता है, जिसमें कीट हो या वॉर्म्स होंगे, कीट पतंगे गिरे होंगे, ऐसे वाला हम पानी नहीं पीते। ये कॉमन सेंस का विषय है, कोई इसमें कोई ऐसा विषय बड़ा नहीं है कि जिसको हम किताबी ज्ञान से सीख पाए। तो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, पानी पीना चाहिए, जो दांतों को लगता हो ऐसा पानी बिल्कुल प्रयोग योग्य नहीं है। तो यानी इसी से हमको शिक्षा मिल जाएगी कि हमको कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए। आजकल बर्फ डाल करके लोग पीते हैं, वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये बॉडी के लिए बहुत खराब है। तो ऐसा बहुत ज्यादा गर्म भी पियेंगे तो भी कहते हैं ना, ठंडा गर्म दांतों में लगता है, तो ऐसा पानी हमारे लिए बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। जो ऋतु के अनुसार ना हो, अनसीजनल हो, ऐसी जो बारिश का पानी हो, वो भी हमारे काम का नहीं होता है। तो बस इसमें केवल यही बता रखा है, कोई गंदा खराब ना हो, ऐसा जल हमारे काम का नहीं। तो मल मूत्र या विष या बैक्टीरिया कोई भी मिला है तो वो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब हम सब जानते हैं, कुछ विशेष इसमें बताया है नहीं जिसको अपन किताब के माध्यम से जाने, ठीक है। अब नदी के बल जल की चर्चा करेंगे, है ना। पश्चिम सागर यानी अरब सागर से गिरने वाली नदियां, अब आजकल तो अपन ये इनमें से कुछ भी प्रयोग कर नहीं रहे, है ना। तेज बहाव वाला पानी कहीं से मिलता है तो हम पी सकते हैं, जो पत्थर पे लुढ़क के आता है, यानी समुद्र, ये पहाड़ों से आता है, झरनों से आता है, ये पानी अपन पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्का है, उस पे ऑक्सीजनेटेड है ना, और एकदम साफ है। ये आर पार दिखने वाला पानी होता है, साफ सुथरा ना। तो जैसा पहाड़ों से शुद्ध पानी निकलता है, वो एकदम साफ होता है, साफ सुथरा होता है, ऐसा पानी हम पी सकते हैं। बाकी का पानी हम पी नहीं सकते। तो जैसे जैसे पहाड़ों से नदियों के रूप में पानी नीचे आता है, तो नदी का जल क्यों नहीं पीने लायक ये उधर माना है इसको, क्योंकि वो सारी पहाड़ों की गंदगी समेट करके यहाँ जमीन पर लाता है। तो मैदानी भागों में क्या लाता है? गंदगी लाता है। यानी उसके अंदर जो भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, कीट पतंगे मरे होंगे, या कोई जानवर सृष्टि में मरा है, कोई जानवर गिरा हुआ है उसके अंदर, या कोई सड़ा हुआ चीजें, पेड़ पत्तियों का सड़ा हुआ अंश है, वो सब के सब उसमें मिल जाता है। इसलिए वो नदी जो है, नदी का पानी पीने योग्य नहीं माना है। ऐसा शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो नदी का पानी इसलिए पीने योग्य नहीं है।
अब बहता हुआ बहुत तेज पानी कोई बह रहा है तो उसको अच्छा माना है, बहुत तेज। तेज इसलिए बहेगा पानी कि वो हल्का होगा, हल्का होगा तो तेज बहेगा। अब आप देखोगे हल्का, जिसका कोई कलर ना हो, ऐसी नदी का पानी पीने योग्य है ना। तो हिमाचल, हिमालय और ये एक और छिन्न भिन्न उछलता हुआ नदी का जल जो बताया है वो पीने योग्य है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड है इसलिए। अब ये स्थिर है तो फिर उसमें कृमि होंगे, शाली पद होंगे, ये सारी बीमारियां दे सकता है। हार्ट की बीमारियां, एनीमिया, सिर के रोग, और ये सारे रोग दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा पानी बिल्कुल नहीं पीना, और अभी हम पीते भी नहीं है, बेकार टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा भी नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि इसमें यूवी रेज भी नहीं है, जो सीधे सूर्य का जो पानी। महर्षि वाग्भट तो साफ साफ कह रहे हैं कि सूरज की ऊपर उपस्थिति में और वायु की और सूर्य की उपस्थिति में जो भी खाने पीने की चीज बनी हो या योग्य हो वही ग्रहण करने योग्य है। क्या? उन्होंने एक सूत्र शॉर्ट में बता दिया। क्या बताया? कि जो सूत्र ये वाला याद रखेगा उसको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या बताया उन्होंने? सूर्य की उपस्थिति में और पवन के स्पर्श के और सूर्य की उपस्थिति में जो कुछ भी खाना या पीना बना है वो सब शरीर के लिए उपयोगी है, बाकी सब अनुपयोगी। शॉर्टकट में बोले तो अब ये इतना सारा पढ़ने की इतनी से का सार जो निकाल के मैं आपको देता हूँ, ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए कि देखो कितना ढेर सारा वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में, केवल मैंने ये सब करने के लिए बताया आपको। बाकी शॉर्टकट में उन्होंने बताया कि शॉर्टकट में इसका पूरे का सार निकालें तो एक ही आता है। सूर्य की उपस्थिति और पवन के स्पर्श के बिना कोई भी भोजन तैयार होता है वो मनुष्य के योग्य नहीं। आप सोचो कितने विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने इतने साल पहले बता दिया कि मनुष्य बाद में कुकर बना लेगा। अब कुकर में क्या है, पवन का स्पर्श नहीं होता, सूर्य की उपस्थिति होती ही नहीं है, तो हम क्या बाहर पहले खाना चूल्हे पर बनाते थे। तो चूल्हे में जो खाना बनता था बाहर बनता था, उसमें हवा भी आती थी और खुला बनाते थे, किसी मिट्टी की हांडी में या बर्तन में जिस किसी में रख करके खाना बनता था वो खुला बनता था। आज की तरह कुकर की सीटी नहीं बजती थी। तो कुकर कुकर की सीटी क्या कर रही है आपको? केवल और केवल बीमारियां दे रही है। क्या दे रही है? जोड़ों की बीमारियां, बहुत बड़ी बड़ी भारी बीमारियां दे रही है। क्यों? क्योंकि कुकर की सीटी में खाना पकता नहीं है, वो फट जाता है। बाहरी चारों तरफ से उस पर इतना दबाव पड़ता है कि वो फट जाता है। फटने में और पकने में फर्क है। तो महर्षि वाग्भट बताते हैं कि जो जिस अन्न को खेत में जितना पकने में वक्त लगता है उतना ही आपके किचन में लगना चाहिए। यानी जो जैसे दालें हैं, अब खेत में उसको पकने में कितना टाइम लगा था दालों को प्रोसेस में आने में, है ना। जैसे चने की दाल या उड़द की दाल या मूंग पैदा हुआ, मूंग को पकने में कितने महीने लगे, जितने महीने जो जितना ज्यादा वक्त लग रहा है उतना ही वक्त आपको खाना पकाने में लगना चाहिए। मतलब खाना उतना, मतलब ये ऐसा है कि उसके मान लो जैसे 3 महीने में पक रहा है तो वो 2-3 घंटे या 30 मिनट तो कम से कम लगे। इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से पका हुआ खाना टेस्टी होगा और बहुत लंबे समय तक वो रखने के योग्य होगा। जैसे कि हम पुरी के मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथपुरी, तो वहाँ का प्रसाद मिट्टी के अंडों में पकता है और उसके बाद जो आता है प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है वो धीरे धीरे धीमी आंच पर पकता है। आजकल तो सारी वो प्रक्रिया बदल गई लेकिन फिर भी वो धीमी आंच पर पका हुआ है और सूर्य की उपस्थिति में और पवन की स्पर्श के साथ पका है, इसलिए वो
कई कई दिनों तक, 8 8 10 10 दिनों तक खराब नहीं होता है। कई बार हमने लाके टेस्ट भी किया है, तो उसके अंदर सारे सारे मिनरल और विटामिन मौजूद भी रहते हैं। ये एक विज्ञान है उसके पीछे, जो भगवान का चमत्कार कहो, विज्ञान कहो, जो आपको कहना है वो कहो। लेकिन उसका विज्ञान केवल इतना है कि ये खुले आसमान में पकड़ा है, और सूर्य की उपस्थिति में और पवन के स्पर्श से पका हुआ भोजन जल्दी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, खराब नहीं होता, क्योंकि वो पकता है, फटता नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, फट रहा है। ऐसे ही मिक्सी के अंदर जो चटनी बनती है वो केवल कटती है, वो कटती है, उसको ब्लेड काट देती है, पत्तियों को छोटा छोटा पीस कर देती है। तो वो पिसी हुई नहीं है, पिसी यानी दबाव, सिलबट्टे पे जो चटनी बनती है उसका स्वाद और इसमें फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि ये दबाव के साथ में होता है, और वो प्रेशर बनता है, उसमें घिसाई होती है उसकी, तो वो चटनी पकती है, कटती नहीं है, पिसती है। तो ऐसी चीजों का ज्यादा महत्व महर्षि वाग्भट बताते हैं। लेकिन फिर भी हम, चैप्टर है तो हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे, ऐसी कोई विषय है नहीं। अब बाकी जो प्राच्य आदि नदियों का जल, तो ये कई कई नदियों के बारे में यहाँ बताया हुआ है। प्राच्य मतलब घोड़ा, और मालवा अवधि यानी अवंती का मतलब मालवा, उपरांत मतलब कोंकण। अब ये गोवा कोंकण वाला प्रदेश। अब इस नदी का जो जल पानी पियो तो क्या देगा? अर्श रोग। अर्श का मतलब पाइल्स, ठीक है, हेमोरॉइड्स और अल्स यानी पाइल्स का रोग देगा, ऐसी नदियों का पानी पीने से, ठीक है। तो इस क्षेत्र की निकली हुई, मालवा क्षेत्र की नदी कोई निकली है तो उसके, वो कॉन्स्टिपेशन करता है, आपने देखा होगा कई बार। और अर्श जैसे रोगों को जन्म देता है, यानी पाइल्स। एक और इधर चले जाते हैं अपन, एक बंगाल की तरफ एक और जगह है, वहां पूरा जिला के जिला ही पाइल्स का, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं वहां के। तो ऐसे, ऐसी जगहों के आपको नाम सुनते ही वो कहता है कि मेरे को ये बीमारी है, आपको समझ जाना चाहिए कि मालवा क्षेत्र का बंदा है ये, या फिर उधर का कोंकण का। तो आपको क्षेत्र से विशेष से ही समझ जाना चाहिए, वहां का पानी पी रहा है बंदा तो क्या आएगा, सबसे पहले उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्जी, ठीक है। तो ऐसे चीज को आप ऐसे ही डिटेक्ट कर सकते हैं, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। उसके बाद कब्ज के बाद जितने भी रोग होते हैं वो सारे के सारे रोग वो लेकर के आया होगा आपके पास, कोई भी पेशेंट आएगा। तो हमको कैसे पता लगता है? हमको ऐसे तो पता लगता है। कई लोग बोलते हैं सर आपको एकदम कैसे पता लग जाता है एक बार में? ये पता इसीलिए लगता है कि हमको पता है ये सारी चीज, वहाँ का ये पानी, उसकी प्रक्रिया ये गड़बड़ होती है, और वहाँ ये गड़बड़ होने के कारण ये बारी बीमारियां आती है। तो ये सारी चीजें पूरी डिस्क्रिप्ट है। आयुर्वेद पूरा सालों से इस पे रिसर्च करके दे चुका है। एक महेंद्र आदि, महेंद्र पर्वत है एक, तो उससे जो निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो भी आपको बहुत सारी बीमारियां देती हैं, पेट के रोगों का। अब शहाद्री या विंध्याचल से निकलने वाली कुष्ठ, पांडु रोग, स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां देती है ना। और परियात्रा, ये परियात्र जो है नदी जो आती है, इसमें ये पुरुषों की ताकत बढ़ाने वाला होता है ना। तो ऐसे करके को बहुत सारा पानी, अलग अलग तरह की चीज है। आप खाना भी ना दोगे ना तो उसमें मर्दाना ताकत यानी शुक्राणु, आज की भाषा में बोले तो, मेडिकल साइंस की, वो स्पर्म काउंट बढ़ा देता है, ठीक है।
बाकी जगह का पानी घटाएगा, ये बढ़ा देगा। तो किसी को इस तरह की कोई बीमारी है, ऐसे पुरुष को वहां छोड़ दो, वो ठीक हो गया आ जाएगा। तो इस तरह से बिना दवा के हम वहां का पानी पिला करके भी हम लोगों को ठीक कर पाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे भी ठीक हो जाती हैं। समुद्र जल क्या है? त्रिदोषकर है। तीनों दोषों को, कफ पित्त वात, तीनों को खराब कर देगा। ठीक है। अच्छा, गोवा कोंकण की तरफ जाओगे तो पाइल्स, ज्यादा दिन रहोगे तो पाइल्स होने लग जाएगा। अब मैं मुश्किल यहाँ से 15-20 दिन, अभी गोवा गए थे हम लोग, तो 15-20 दिन, 20 दिन रहूंगा मैं, 20-22 दिन। तो पाइल्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वहां पे। और यहाँ जयपुर आती, सब ठीक हो गया। तो ये होती है प्रॉब्लम। पानी का असर पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। तो इन्हीं चीजों को, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसको समझ के हम बहुत सारी बीमारियों को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, बिना किसी दवा के। अब आजकल क्या है कि घरों में सफाई करके पानी को दिया जाता है। और तो ये कॉन्सेप्ट वो वाला जो है डायरेक्टली हमारे पर लागू होता नहीं, लेकिन फिर भी असर उसका दिखने को मिलेगा आपको, कितना भी लंबे, पहले तो शॉर्ट टाइम में दिखने को मिलता था, अब लंबे समय में असर दिखेगा, दिखेगा तो सही, लेकिन लंबे समय के बाद एकदम नहीं उसका सीधा असर देखने को मिलेगा शरीर के ऊपर, लेकिन फिर भी उसके ऊपर असर दिखता जरूर है। क्योंकि पॉल्यूटेड पानी पिएंगे तो ये पहले भी दिक्कत करती थी, आज भी दिक्कत करती है। तो पहले भी इसको नदियों का पानी पीना ठीक नहीं माना, इसलिए कुओं का पानी फिर ठीक होता था। एक तालिका है, ये नदी के अनुसार उसके जल और दोष। आप चाहें तो इसको मैं व्हाट्सएप पे अभी फोटो खींच के डाल दूंगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कूप का मतलब होता है कुआं। ठीक है। डीप वेल जिसको बोलते हैं। तड़ाग यानी पौंड। तो यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार की भूमि होगी वहां का पानी का असर वैसा ही दिखेगा। तो कौन सी मिट्टी कैसी होगी, क्या, इसका पूरा वर्णन इसके अंदर हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो उसके गुण, जैसे जैसे गुण होंगे मिट्टी के, वैसे वैसे पानी का भी गुण देखने को मिलेगा। जैसे डेजर्ट है, राजस्थान में आ जाओगे तो यहाँ ड्राईनेस मिलेगा। तो यहाँ फ्लोराइड का कंटेंट राजस्थान में ज्यादा है ना। तो उनके दांत, हड्डियां खराब हो जाते हैं लोगों के। वहाँ की भूमि का फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से उधर है। ऐसे ही अलग अलग जगह पर कुछ लोग बोलते, हमने सुना होगा कि हमारे यहाँ का पानी बड़ा हार्ड है, हमारे यहाँ का सॉफ्ट है, यहाँ का भूख नहीं लगने देता है, यहाँ का पानी भूख लगती है, अच्छी भूख लगती है ना। दिल्ली में जाओगे तो वो मोटापा बढ़ा देता है, आपके शरीर का वजन बढ़ा देता है दिल्ली का पानी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों के अपने अनुभव है, लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उनके अपने अनुभव हैं, इस वजह से वो बोल पा रहे हैं। तो हम और इसको डिटेल से कल, आज समय हो चला है तो, क्योंकि 8 बजे के पहले ही हमें क्लास विड्रॉ करनी होती है। तो अभी आपका यदि कोई प्रश्न है इस संदर्भ में तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं। सर, तो इस बुक के अकॉर्डिंग तो ये है कि खाना हमें मतलब सूर्य की रोशनी में कैसे बने, अब तो किचन में बनाते हैं तो वो आइडियल कंडीशन नहीं है। हाँ, आइडियल कंडीशन तो नहीं, यानी किचन को ऐसी जगह रखना चाहिए जिसमें हम फूड को ठीक से बनाने में सक्षम हो पाए।
यानी हमारी किचन अब वो फ्लैट वगैरह बन गए हैं। मैं खुद भी जहाँ हूँ वहां पर अब क्या करें, फ्लैट की कल्चर आ गई है शहरों में, सब जगह है। सबको चाहिए फ्लैट, सबको सिक्योरिटी चाहिए, सारे वो फैसिलिटी सारी चाहिए। तो वो सब हम सब जिस स्थिति में आ गए हैं ना, उस स्थिति में अभी स्वस्थ रहने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा है किसी को। हाँ, तो उपाय। अब अब सभी की कहानी एक टेक्नोलॉजी जैसी के हो गई है। टेक्नोलॉजी के टाइम में अब ये आयुर्वेद की कितनी सारी कंडीशंस हम उससे काफी ऊपर आ चुके हैं। हाँ, वो मतलब हमने अपने लिए खुद ने एक खाई खोद ली है, और रोज नई बड़ा से बड़ा गड्ढा किए जा रहे हैं। समझ में आ नहीं रहा है कि इस गड्ढे से निकले कैसे, और धंसते जा रहे हैं रोज। तो ये तो सही कह है, रहे हैं सर। ये बदलाव तो आ गया है। लेकिन अभी भी जैसे यहाँ जयपुर में भी आप देख लीजिए, सारे ज्वेलर जोरी बाजार से निकल निकल के कोई 60 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर गाड़ी रोड ड्राइव करके आता है। सब ने अपने अपने जंगल में जाके फार्म हाउस ले लिए हैं। क्यों? समझ गए सब लोग कि भाई प्रॉब्लम अभी यहाँ से शुरू नहीं हो रही है, शुरू हमने कर दी ये फ्लैट लेकिन व्लैट सर, बना के। जैसे आपने फार्म हाउस का बताया सर, उसमें भी तो वो लग्जरी के साथ ही है, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। वो बेसिक्स पे तो अब नहीं है जो हमारा बेसिक्स था। उनको जो एक ही चीज समझ में आई ना, बेसिक वाला स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया उनको। ये आया बस वहां पे जाओगे अपना पालक उगा लो। ये नहीं पता कि कैसे उगाना है, कैसे करना है, कैसे व्यवस्था करनी है। बस उगा लो, अपना पालक उगा लो, अपनी सब्जी उगा लो, अपना फार्म हाउस कर लो, अपना सिस्टम कर लो। गो एक दो गाय पाल लो, गोबर गोमूत्र हो जाएगा, एक दो सर्वेंट हो जाएंगे घर में, वो नौकर चाकर गाय को संभाल लेंगे। तो कुछ हद तक तो सुधार आया। मतलब जो जिंदगी जीने के लिए आदमी 20 साल के अंदर डॉक्टर के पास जा रहा था 20 की उम्र में, वो अब 40 की या 45 की या 35 की उम्र में जा रहा है। कुछ तो 15-20 साल उसने अपने जीवन के कुछ तो सुरक्षित किए। ये यही बदलाव इतना भी काफी है। तो सही थोड़ा कह रहे हैं और सर। हम मिल करके और प्रयास करें तो हम जीवनचर्या और ये पूरे सिस्टम को ठीक ठाक करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जानकारी नहीं है ना अभी, जानकारी के जी अभाव जी। में हो रहा है ये सारा। और जी जानकारी सर। होती तो उसी को, अब बंदा इतना काम कर रहा था, थोड़ा वो ठीक कर लेता, है ना। अब भाई सर, जैसे कुछ आप बता रहे हैं चीज। दाल का, मैंने बहुत दिन वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, हांडी सी अष्ट धातु की, हाँ, मैंने उसमें बहुत दिन दाल बनाई। वो टेस्ट में फर्क होता है, बिल्कुल आपकी बात नो डाउट शानदार, बिल्कुल मजा सही आ है जाता है। कि हाँ, टेस्ट में और बहुत अच्छा है। और मिट्टी मैंने में बना लोहे लो तो की, मजा। हाँ, लोहे की कड़छी में उसमें छोंक लगाया, लेकिन वो टाइम बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कि टाइम बहुत लगता है उसे दाल को पकाने में ना, पूरा हाफ एन आवर लगता है उसे पकाने में। जबकि वो लगे अष्ट तो धातु लगे, की, लेकिन बीमारी नहीं आती ना। वो हाँ, वही अष्ट टाइम धातु को की। हमने बचा लिया। कितना 5-10 मिनट बचाएंगे, 10 मिनट मैंने देखा, 10-10 मिनट से ज्यादा अंतर नहीं आता है। और कई बार मैं मिट्टी की हांडी वो गैस पे रख के स्लो गैस पे भी बनाती हूँ, तो वो खाना तो टेस्टी बनता है, वो तो बिल्कुल सही बात है, मगर टाइम बहुत लग जाता है उसे बनाने में ना। वो उस टाइम को बचा के क्या करते हैं अपन? या तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। मानसिक रोग पैदा कर रहे हैं। उस टाइम को बचा के और क्या कर रहे हैं? वो डॉक्टरों के पास में लाइन में लगने के लिए टाइम लगा रहे हैं, है ना। सही कह रहे हैं। उससे ज्यादा लग रहा है। अब एम्स जी में हाँ, सुबह 4 बजे लोग आकर के उठ के बैठ जाते हैं, लंबी लाइन लगाते हैं। लंबी लाइन तो लग हम जाती है पता है सर, बिल्कुल सबको सही। 10 बजे से पहले डॉक्टर आना नहीं है।